हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म पर जहां आप लोग को 1 फरवरी 2025 का करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। आप सब वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। करा भारतीय तटरक्षक दिवस यानी इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है इंडियन कोस्ट गार्ड दिवस कब मनाया जाता है। विकल्प में है 31 जनवरी, 1 फरवरी, 3 फरवरी, 27 जनवरी। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कब मनाया जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड दिवस। तो सही उत्तर आपका है 1 फरवरी को ये मनाया जाता है और आज आपका 1 फरवरी है भी, तो ध्यान रखना ये दिवस इंपॉर्टेंट है। अब इसका थोड़ा सा बेसिक देख लीजिए। भारतीय तटरक्षक दिवस हम लोग मना रहे हैं आज, इंडियन कोस्ट गार्ड दिवस। तो इसका स्थापना 1977 में हुआ था, लेकिन आपको ये जानना है कि औपचारिक रूप से 18 अगस्त 1978 को, मतलब एक साल बाद इसके भारतीय तटरक्षक अधिनियम आया था 1978, उसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, मतलब औपचारिक रूप से। लेकिन ये 1 फरवरी 1977 को इसकी स्थापना वैसे हो गई थी। लेकिन एक होता है औपचारिकता, तो औपचारिकता जो है 1978 में इसका पूरा हुआ था। तो ध्यान रखना है, याद रखना। ये देखिएगा आपका इंडियन कोस्ट गार्ड का लोगो। ये देखिएगा इंडियन कोस्ट गार्ड के जवान है जो भारतीय, आप जानते हो कि भारतीय तटरक्षा जो है बहुत ज्यादा विस्तार है उसका, तो उसकी जो है रक्षा करना एक अच्छी सेना की जो जरूरत होती है, तो इसीलिए उस तटरक्षा का तट का जो है रक्षा करने के लिए तटरक्षक बल बनाया गया था। तो ध्यान रखना है। अगला है देखिएगा, गूगल मैप्स ने किस खाड़ी का नाम बदल करके अमेरिका की खाड़ी करने की घोषणा की है? तो अमेरिका की खाड़ी जो है कर दिया है गूगल मैप्स ने। अब मतलब आप गूगल मैप से आप देखेंगे तो इसका खाड़ी का नाम बदला हुआ नजर आएगा। तो विकल्प में हडसन की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, पनामा की खाड़ी, कोरोनाडो की खाड़ी। तो किसका नाम बदल करके जो है अमेरिका की खाड़ी कर दिया गया है गूगल मैप्स द्वारा? तो सही उत्तर आपका रहेगा मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदल करके जो है, मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? अमेरिका की खाड़ी। जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं, डोनाल्ड ट्रंप कैसे प्रेसिडेंट बने हैं? अमेरिका के जो है 47वें प्रेसिडेंट बने हैं। आपको ध्यान रखना, अभी 20 जनवरी को जो है उनका शपथ ग्रहण समारोह था। 47वें प्रेसिडेंट बने हैं। ये दूसरी बार जो है सेकंड टाइम यूएसए के जो है प्रेसिडेंट बने हैं। तो ध्यान रखना है, वहां विदेश मंत्री एस जयशंकर इनके शपथ ग्रहण समारोह में जो है भाग लिए थे। तो ये दूसरी बात बने हैं। वहां कोई भी प्रेसिडेंट अगर बनता है तो उसका टेन्योर जो होता है, कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, और 2 बार से ज्यादा जो है वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है। तो ध्यान रखना है, मतलब ये इनका दूसरा टर्म है, तो ये अभी अगली बार ये प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। तो ध्यान रखना है। तो ये देखिएगा आपका यहाँ गल्फ ऑफ मैक्सिको यानी मैक्सिको की खाड़ी देख रहे हैं, तो यहाँ जो है अब इसका नाम करके क्या कर दिया गया? अमेरिका की खाड़ी। तो ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। देखिएगा जब से ये डोनाल्ड ट्रंप बने हैं तब कह रहे हैं तब से कि इस सीमा को जो हम बंधित कर देंगे, मतलब यहाँ से जो घुसपैठिए आते हैं उनको नहीं आने देंगे। पनामा नहर का नाम हम चेंज कर देंगे, पनामा नहर को अपने कंट्रोल में कर लेंगे। ये सब कई सारे इन्होंने घोषणा कर दिया है। तो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय यानी इकोवास से कौन से 3 देश जो है निकल गए हैं? तो आपको बताना है। देखिएगा कोई भी संगठन बनता है तो उसके कई सारे जो है लक्ष्य होते हैं। तो ये पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय था इकोवास जिसका नाम था, तो उससे 3 देश जो है अभी बाहर हो गए हैं। तो आपको बताना है वो कौन से 3 देश थे जो बाहर हो गए हैं। विकल्प में है माली, बुर्किना फासो, नाइजर। फिर अगला है गिनी, लाइबेरिया, टोगो। फिर अगला विकल्प है माली, लाइबेरिया, बेनिन। फिर अगला है सेनेगल, माली, गिनी। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कौन से 3 देश जो है इससे निकल गए हैं, बाहर हो गए इकोवास से। तो आपको बताना है। सही उत्तर वैसे आपका रहेगा माली, बुर्किना फासो और नाइजर जो है इकोवास से निकल गए हैं, बाहर हो गए हैं, क्योंकि उनके राजनयिक संबंध कुछ जो है आपस में खराब हो गए थे। इसके कारण से जो है तीनों देश इससे निकल गए हैं। तो देखिएगा माली, बुर्किना फासो और नाइजर ने राजनयिक है, देखिएगा राजनयिक तनाव के कारण आधिकारिक तौर पर इकोवास को छोड़ दिए हैं, बाहर हो गए हैं उससे। इकोवास का फुल फॉर्म देखिए तो इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स है। तो ये आपको ध्यान रखना, इकोवास का फुल फॉर्म है। 1975 में इसमें जो इसका जो है गठन किया गया है। इसका हिंदी में देखेंगे नाम पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों का आर्थिक समुदाय।
तो ये आपको ध्यान रखना है। 1975 में गठित हुआ था। इसका उद्देश्य, जहां भी आपसे हम बताए ना कि किसी चीज का कोई संगठन गठित होता था, उसका कुछ उद्देश्य होता था। उसका उद्देश्य होता है आर्थिक सहयोग और विकास को जो है बढ़ावा देना। तो इसके लिए जो है ये संगठन गठन हुआ था इकोवास का, लेकिन अभी 3 देश ये बाहर हो गए हैं। इसके इसके जो सदस्य हैं, इसके नागरिक जो है सदस्य देशों में स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं, वहां जो है ठहर सकते हैं, काम कर सकते हैं तथा घूम सकते हैं। वहां कोई अपना आर्थिक काम भी कर सकते हैं, मतलब स्वतंत्र रूप से, बिना वीजा के, बिना किसी परमिशन के। तो ये संगठन ऐसे काम करता था, लेकिन अभी इसमें जो है 12 देश भी बचे हैं। तो ध्यान रखना है, 3 देश इससे अलग हो गए हैं। अब 12 देश का नाम तो आपको नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये देखिएगा, ये आपका माली, ये बुर्किना फासो और ये नाइजर, ये तीनों देश जो है इससे एग्जिट कर गए हैं। तो ध्यान रखना है, इससे निकल गए हैं और ये सब इसके सदस्य हैं। तो ध्यान रखना, पश्चिमी अफ्रीकी देश है, इसका नाम ही वही है, पश्चिमी अफ्रीकी देशों का संगठन, आर्थिक संगठन। अगला है ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो आपको बताना है, अभी इसका मार्च में बैठक होने वाला है, तो आपको बताना है ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक है किस देश द्वारा जो है मतलब उसकी अध्यक्षता की जाएगी। तो विकल्प में है, देखिएगा, भारत, दक्षिण अफ्रीका, रूस, ब्राजील। तो सही उत्तर आपका रहेगा भारत द्वारा जो है इसका आयोजन किया जाएगा, इसकी अध्यक्षता की जाएगी मार्च के महीने में, मतलब ये लगभग 1 महीने बाद। तो ध्यान रखना है। अब इसका कुछ बेसिक जानना जरूरी हो जाता है। जो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय है, उसके अंतर्गत युवा मामलों का एक विभाग आता है, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स। तो उन्होंने जो है 3 से 7 मार्च तक 2025 तक ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक की जो है आयोजन करेगा। ये आपको ध्यान रखना है। थीम इसका होगा सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता, यानी इस बैठक का थीम आपको बता रहे हैं, बैठक का थीम ही आपसे पूछा जा सकता है। तो यूथ एंटरप्रेन्योरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इस थीम के तहत इस बैठक का जो है आयोजन होगा, भारत द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। इसलिए क्वेश्चन आपका जो है महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि भारत जब कोई इंटरनेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइज करता है कोई मतलब सम्मेलन, तो निश्चित रूप से इंपॉर्टेंट होता है। तो बैठक में देखेंगे ब्रिक्स देशों के लगभग 45 युवा प्रतिनिधि जो है रिप्रेजेंटेटिव उसमें जो है शामिल होंगे, भाग लेंगे। तो ध्यान रखना। अब देखिएगा, ब्रिक्स न्यूज में है, तो ब्रिक्स के बारे में हमको जो जान लेना जो है इंपॉर्टेंट होता है। ब्रिक्स कब स्थापना हुआ, उसका कौन कौन से देश इस समय शामिल हैं, क्यों न्यूज में रहता है। तो ब्रिक्स का भी 11वां सदस्य बना था, 11वां सदस्य इंडोनेशिया। लेकिन अभी यहाँ आपको हम लेकिन इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी कहीं कहीं आप देखेंगे तो इसका 10वां सदस्य बताया जाता है। क्यों? क्योंकि जो है अभी कजान में जब 2024 में इसका मीटिंग हुआ था, तो सऊदी अरब उसमें शामिल नहीं हुआ था, वहां पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो ये कहा गया कि सऊदी अरब इसका अभी मेंबर नहीं बना है। लेकिन 11 भी रहता है, 12 भी, बस उसमें ज्यादा मैटर नहीं है। बस आपको ये जानना है कि इंडोनेशिया इसका जो है नया सदस्य भी बना है। ये लगभग 10 जनवरी के आसपास का न्यूज है, आपको बता रहे हैं। तो इसका प्रस्ताव जो है 2023 में जब जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में मीटिंग हुआ था ब्रिक्स का, तब वहां इसका मंजूरी दे दिया गया था कि हाँ, इंडोनेशिया को जो है ब्रिक्स का सदस्य बनाया जाएगा। स्टेब्लिश देखेंगे तो ब्रिक्स का ये 2006 में हुआ था। वो भी 2006 में ब्रिक्स का नाम ब्रिक्स नहीं था, इसका नाम ब्रिक था। ब्राजील, रूस, रसिया मतलब इंडिया और चाइना, ये 4 देश मिलकर के 2006 में ब्रिक नाम से ये संगठन बनाए थे। अब आप देखेंगे तो ये 2010 में ब्रिक्स हो गया। अब क्यों ब्रिक्स हो गया? क्योंकि इसमें साउथ अफ्रीका एक नया देश जो है जुड़ गया, तब इसका नाम जो है ब्रिक्स हो गया। लेकिन वर्तमान में इसमें 10 या 11 देश जो भी मान लीजिए वो देश शामिल है, तो उसमें जो है तभी भी इसका नाम जो है ब्रिक्स ही है, इसका नाम चेंज नहीं हुआ। ये चीज ध्यान रखना है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? संघाई में। देखिएगा, इसके सदस्य जो है निश्चित रूप से आपसे डायरेक्टली ऐसे पूछा जा सकता है, ब्रिक्स के कौन कौन से सदस्य हैं, ब्रिक्स देश में जो है कौन देश शामिल है, कौन देश नहीं शामिल। मान लीजिए 4 देश दे दिया, उसमें से आपसे कह रहा है कि कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है। तो मान लीजिए उसमें फिलीपींस एक विकल्प है, तो फिलीपींस इसका मेंबर नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है इसी तरह से। तो अब इसके मेंबर जो है इसको ध्यान देख लीजिए। ब्राजील हो गया, रूस हो गया, इंडिया हो गया, चीन हो गया और साउथ अफ्रीका हो गया। इसके नाम से तो आपको हम पहले बता दिए ब्रिक्स बना है। 2010 तक ये ऐसे थे। लेकिन इसमें जो है अभी मिस्र जुड़ गया है, मिस्र जिसे इजिप्ट कहते हैं, इथोपिया जुड़ गया है, संयुक्त अरब अमीरात जुड़ गया है जिसे यूएई कहते हैं। देखिएगा, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, यूएई कहते हैं। और सऊदी अरब जो है, अभी जब कजान में इसका मीटिंग हुआ था
लास्ट वाला, तो यहाँ सऊदी अरब शामिल नहीं हुआ था, तो इसीलिए इसको कहा जा रहा है कि ये जो है शामिल, इसमें शामिल नहीं है। और ईरान, तो ये जो है अभी जल्दी ही जुड़े थे। अभी इंडोनेशिया आपको बता दिया न्यूज में था, ये जो है 10 जनवरी के आसपास ये जुड़ा है, तो ध्यान रखना इसी साल को न्यूज है ये। अब देखिएगा पहला सम्मेलन इसका जो है रूस के एकातेरिनबर्ग में हुआ था 2009 में, तो ध्यान रखना है। और भारत देखिएगा 3 सम्मेलन अभी तक जो है ब्रिक्स का 3 सम्मेलन भारत के द्वारा आयोजन किया जा चुका है। 2012 में भारत पहली बार ब्रिक्स का सम्मेलन आयोजित किया था नई दिल्ली में, उस समय जो है मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, आपको पता होगा। 2016 में भारत द्वारा किया गया और 2021 में, तो इसमें इस समय जो प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी जी हैं, जानते होंगे आप सब। 2021 में कोरोना पीरियड चल रहा था, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत इसका जो है मीटिंग हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना कि मतलब अभी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत जो है इसका इस सम्मेलन का आयोजन कब कब किया है, तो आपको 2012 और 2016 2021 ध्यान रखना है। 15वां सम्मेलन देखिएगा, ये यहाँ 15वां सम्मेलन देखेंगे तो अगस्त 2023 में हुआ था दक्षिण अफ्रीका, जहां अभी हम आपको बताए ना जोहान्सबर्ग में, जहां इंडोनेशिया के मतलब इसमें शामिल होने के लिए ब्रिक्स में क्या कर दिया, प्रस्ताव को पास किया गया था। और 16वां सम्मेलन अभी 16वां रिसेंटली हुआ है अक्टूबर 2024 में रूस में, अभी मतलब इसके बाद से कोई सम्मेलन नहीं हुआ है। अब ये 17वां सम्मेलन होगा कहाँ, ब्राजील में होगा। इसका घोषणा हो चुका है ब्राजील में 2025 में। अब ये कब होगा, कहाँ होगा, अभी इसका एग्जैक्ट मतलब डेट नहीं पता है, तो इसको ध्यान रखना है। मतलब अब की बात 2025 में होगा ये। तो ये ब्रिक्स के बारे में कुछ बातें थी। इससे देखिएगा एक बार नहीं कईयों बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है मित्र, इसको जो आप याद रख लीजिएगा जो जो बताए हैं। फिर अगला कह रहा है किस संस्थान द्वारा तकनीकी गड़बड़ियों को जो है रिपोर्टिंग करने के लिए, जैसे होता है टेक्निकल ग्लिचेज आ जाता है कई सारे संगठन में, तो उसको गड़बड़ियों को दूर करने के लिए, रिपोर्टिंग करने के लिए आई स्पॉट पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है। तो आपको बताना है आई स्पॉट पोर्टल तो किस संगठन द्वारा इसको जो है किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है। विकल्प में है सेबी, आरबीआई, एसबीआई, एलआईसी। तो आप कमेंट करके बताइए किस संगठन द्वारा इसका लॉन्च किया गया है। सही उत्तर आपका रहेगा आई स्पॉट पोर्टल जो है सेबी द्वारा लॉन्च किया गया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा। तो ध्यान रखना है सेबी द्वारा इसका मतलब पोर्टल को लॉन्च किया गया। तो इसके सेबी के बारे में आप जान लेना जरूरी होता है। सेबी का स्थापना जो होता है 1988 में हुआ था, ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन 1992 में, सॉरी देखिएगा 92 है, 92 आप है इसको देख लीजिएगा। 1992 में जो है सेबी एक्ट आया था, सेबी एक्ट 1992, जिसके तहत जो है इसको लीगल दर्जा दे दिया गया था, स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया था, वैधानिक निकाय बना दिया गया था। कब बनाया गया था वैधानिक निकाय? 1992 में एक्ट ला करके, ध्यान रखना है। क्या होता है संसद में जब कोई कानून पास करके जो है उस संगठन के बारे में पूरा विस्तृत वर्णन कर दिया जाता है, तो जो है वो वैधानिक निकाय बन जाता है, स्टैट्यूटरी बॉडी बन जाता है। तो 1992 में इसको जो है स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया था। माधवीपुरी बुच इसके जो है वर्तमान में अध्यक्ष हैं। कौन है? माधवीपुरी बुच। माधवी, ये काफी अभी न्यूज में भी थी क्योंकि कई सारे घोटाले जो है ऐसा लग रहा था इनके ऊपर आरोप लग रहे थे, लेकिन अभी भी अपने पद पे जो है बनी है माधवीपुरी बुच। देखिएगा इसका मुंबई में हेडक्वार्टर है, किसका? सेबी का। तो ध्यान रखना है। तो ये सब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण, सेबी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। और अब इसका आई स्पॉट के बारे में कुछ जान लीजिए, क्या इसके पोर्टल की विशेषता क्या है। तो सेबी हम आपको बता दें भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा इसका जो है शुरुआत किया गया है, लॉन्च किया गया है। इसका फुल फॉर्म ही आपसे पूछा जा सकता है, सेबी द्वारा आई स्पॉट क्वेश्चन मतलब ऐसे पूछा जा सकता है कि सेबी द्वारा आई स्पॉट पोर्टल लॉन्च किया गया है, इसका पूर्ण नाम क्या है या फुल नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है। तो इंटीग्रेटेड सेबी पोर्टल्स फॉर टेक्निकल ग्लिचेज है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये वेब आधारित जो है पोर्टल है। यह पोर्टल स्टॉक एक्सचेंजों और मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन द्वारा रिपोर्टिंग को सुव्यवस्थित करने के लिए जो है केंद्रीकृत भंडार के रूप में जो है काम करेगा। तो ध्यान रखना है,
ये देखिएगा इसका नाम जो है इंटीग्रेटेड सेबी पोर्टल फॉर टेक्निकल ग्लिचेज है, तो जो टेक्निकल कमियां होती हैं उसको दूर करने के लिए लॉन्च किया गया है। ये डेटा की उद्देश्य इसका यही होगा कि डेटा की गुणवत्ता में सुधार करना, जो डेटा की गड़बड़ियां हो जाती हैं कई सारे संगठन में, पिछली गड़बड़ियों को जो है ट्रैक करना और बेहतर अनुपालन निगरानी के लिए सिस्टम रिपोर्ट जो है तैयार करना, इस उद्देश्य से इसको लॉन्च किया गया है। तो ध्यान रखना है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। देखिए जो बेसिक आपको जानकारी बताते हैं ये आपको जो है याद रखना जरूरी होता है, क्योंकि कोई संगठन जो न्यूज में रहता है उसी से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है। अगला देखिएगा, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को किस निजी अंतरिक्ष मिशन के लिए जो है पायलट के रूप में चुना गया है? तो किस मिशन के लिए जो है शुभांशु शुक्ला को चुना गया है? तो ध्यान रखना है आपको, पायलट के रूप में। विकल्प में है एक्सियोम मिशन 4, शुक्रयान मिशन, अपोलो मिशन, गगनयान मिशन। तो सही उत्तर आपका रहेगा एक्सियोम मिशन 4। तो आप इसको ध्यान रखना है। ये नासा का जो है और इसरो का, नासा आप जानते होंगे कहाँ का स्पेस एजेंसी है, यूएसए की, और इसरो कहाँ की है, अपने इंडिया की। नासा और इसरो के मिल करके जो है ये समझौता किए थे, तो इसके द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया, इनको जो है चुना गया है पायलट के रूप में जो है एक्सियोम मिशन के लिए। तो ये अंतरिक्ष में जाने वाला मिशन है, तो ध्यान रखना है, इसके बारे में आप डिटेल देख लीजिए। भारतीय वायुसेना के अधिकारी और इसरो के अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को, ये आप नाम याद रखिएगा क्योंकि गगनयान मिशन के लिए जो है इनका नाम चुना गया है, जो भारत द्वारा स्पेस में जो है लोगों को भेजा जाएगा। एक्सियोम मिशन 4 के लिए पायलट के रूप में चुना गया है। एक्सियोम मिशन 4 आप जान लीजिए क्या है, निश्चित रूप से अब न्यूज में है तो जानना जरूरी है। तो वहां की एक कंपनी है एक्सियोम स्पेस, कहाँ की, यूएसए की प्राइवेट कंपनी है, तो उसके द्वारा इसको जो है मैनेज किया जा रहा है। तो मिशन के तहत, इस मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, अब इसके बारे में जानना जरूरी है, ले जाया जाएगा। यह नासा का चौथा निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन होगा। अभी हम आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में बता देते हैं, इसको देख लीजिए पहले। शुभांशु शुक्ला निजी अंतरिक्ष मिशन पर जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, पहले ये बताइए, क्या होंगे? पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे जो निजी यात्रा पर जो है स्पेस में जाएंगे, तो ध्यान रखना है। इसलिए अब आपसे निश्चित रूप से ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। तो देखिएगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इसका फुल नाम है। पहले ये जानिएगा, भारत अपना खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लॉन्च करने के लिए 2040 में घोषणा कर चुका है कि 2040 तक हम जो है अपना खुद का इंडियन इंटरनेशनल स्पेस सेंटर जो है खोल देंगे। तो ये ध्यान रखना है, मतलब तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है 1998 में स्थापित किया गया था। 5 देश के स्पेस एजेंसी द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। एक होता है CSA यानी कनाडा स्पेस एजेंसी, तो ध्यान रखना इसके द्वारा, कनाडा और कनाडा की स्पेस एजेंसी द्वारा। दूसरे नंबर इसमें था नासा, तीसरा था नासा जो यूएसए का हमको बता दिए, चौथा था रासकॉसमॉस, ये आपका रूस का स्पेस एजेंसी है, तो ध्यान रखना ये भी। चौथा आपका है यूरोपीय स्पेस एजेंसी, ESA यूरोप का एजेंसी है, और पांचवा आपका है जाक्सा, जापान का स्पेस एजेंसी है। तो इस पांचों स्पेस एजेंसी द्वारा जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को जो है 1998 में लॉन्च किया गया था। तो आप कह सकते हैं ये स्पेस में, अंतरिक्ष में चलता फिरता एक घर है, ऐसा एक, मतलब आप समझने के लिए कह सकते हैं। अभी आपको हम इमेज दिखा देते हैं, वहां लोग जा करके वहां अपना स्पेस से संबंधित कुछ रिसर्च वगैरह करते हैं। तो इसको देखिएगा, इमेज है ये, देखिएगा आप, सोलर ऊर्जा से ये चलता है, स्पेस में ये चलता रहता है हमेशा। तो इसको ध्यान रखना है। लगभग जो है 100 मीटर से प्लस 108 मीटर के आसपास की जो है लंबाई है। चौड़ाई देखेंगे तो लगभग 90 के आसपास है, 90 मीटर। तो ये अंतरिक्ष में चलता फिरता एक मिशन है, एक घर की तरह है, जहां लोग देखिएगा जा करके जो है अपना स्पेस से संबंधित रिसर्च करते हैं। वहां कईयों दिन जो है महीनों सालों गुजारते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको। ये देखिएगा आपका शुभांशु शुक्ला है, जो एक्सियोम 4 मिशन के तहत जो है चुने गए हैं पायलट के रूप में। अगला है, देखिएगा आपको शायद दिख नहीं रहा होगा,
अगला है हाल ही में, देखिएगा यहाँ हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा विनियमित भांग, आप जानते होंगे शायद, निश्चित रूप से सुने होंगे, भांग की खेती रेगुलेटेड कैनाबीज कल्टीवेशन के लिए पायलट अध्ययन को जो है मंजूरी दी गई है। तो किस राज्य सरकार द्वारा जो है मंजूरी दी गई है आपको बताना है। विकल्प में है पंजाब, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। सही उत्तर आपका रहेगा हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो है इस कैनाबीज की खेती के लिए जो है रेगुलेटेड, वो भी है, ये नहीं कि मतलब अनियमित रूप से चाहे जो चाहे करे, वो उसके लिए लाइसेंस दिया जाएगा और सब परमिशन दिया जाएगा। रेगुलेटेड रूप से जो है आप कैनाबीज की खेती कर सकते हैं, वो भी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको शुरू किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है, कोई भी जो है जैसे योजना लागू करना है, कोई भी चीज लागू करना है, तो उसको जो है कुछ विशेष क्षेत्रों में उसको स्पेशली जो है लॉन्च किया जाता है कि हाँ ये पूरे अगर क्षेत्र में या पूरे देश में लागू किया जाए या पूरे राज्य में लागू किया जाए तो क्या सफल होगा कि नहीं होगा, इसलिए पायलट प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया जाता है। तो ये हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इसको लॉन्च किया गया, ध्यान रखना है। तो देखिएगा इसके लिए जिसका उद्देश्य क्या होगा, इसके औषधीय और औद्योगिक जो है अनुप्रयोगों को का पता लगाने के लिए जो है ये लॉन्च किया गया है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। यह क्षेत्र में जो है भांग की खेती, देखिएगा भांग की खेती को वैध बनाने के लिए, लीगल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम आप मान सकते हैं कि भांग की खेती आने वाले समय में जो है हिमाचल प्रदेश में किया जाएगा, जो रेगुलेटेड रूप में किया जाएगा। सरकार उस पर जो है नजर रखेगी, ध्यान रखना है। अगला देखिएगा, उपभोक्ता मामले के विभाग ने ONOT, अब इसका फुल फॉर्म नहीं बताएंगे क्योंकि यही क्वेश्चन ही आपका है, एक ड्राफ्ट जारी किया गया है, एक प्रारूप जारी किया है। तो इसका पूरा नाम क्या है आपको ये बताना है मित्र। तो आप विकल्प में देखिएगा, वन नेशन वन टाइम, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टी बोर्ड, वन नेम वन टारगेट है। तो आपको बताना है कि ये कंज्यूमर अफेयर्स का डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा ONOT पर जो है एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है। तो ये इसका फुल फॉर्म क्या है, तो सही उत्तर आपका रहेगा वन नेशन वन टाइम। अब इसका मतलब क्या होता है, देश इतना लंबा चौड़ा है, आप जानते होंगे इसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में आपको आइडिया जरूर होगा थोड़ा बहुत। तो इतना लंबा चौड़ा अगर देश है तो वहां निश्चित रूप से देखेंगे तो आप देखते होंगे अरुणाचल प्रदेश हो गया, सबसे पूर्वी राज्य होता है अरुणाचल प्रदेश, और सबसे पश्चिमी राज्य हम लोग क्या मानते हैं, गुजरात मानते हैं। तो क्या होता है, ये दोनों अगर दोनों क्षेत्रों में देखा जाए तो लगभग 2 घंटे के टाइम का गैप होता है। यानी अगर यहाँ ऑफिस 8 बजे खुल रहा है, यहाँ जितना जो है दोपहर 10 बजे यहाँ जो टाइम होता है लगभग धूप और ये सब मामले में, तो उतना ये यहाँ 8 बजे होता है, यानी 2 घंटा ये आगे रहता है। कौन, अरुणाचल प्रदेश। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे कोई मान लीजिए प्लेन हो गया, शिप हो गया, ये सब चीजों को जो है, ट्रेन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, इस सब में जो है समस्याएं आती हैं, क्लिच होता है दोनों में जो है मैनेज करने में, क्योंकि टाइम जो है वहां दूसरा है यहाँ दूसरा है। तो इसके कारण से ये कहा गया है उपभोक्ता मामले के विभाग ने कि अब सारे देश में जो है एक स्टैंडर्ड टाइम होगा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो पूरे देश में जो है एक होगा। ये आपको ध्यान रखना। अभी हमारा जो है 22.5 डिग्री रेखा से जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जाता है, जो 2 भागों में बांट देता है, जो इलाहाबाद के नैनी से मतलब जाता है रेखा, तो ये भारत को 2 भागों में जो है बांट देता है, एक इधर दूसरा टाइम, एक इधर दूसरा टाइम। तो ये आपको ध्यान रखना। अभी इसके बारे में और डिटेल्स में बता देते हैं। तो देखिएगा, वन नेशन वन टाइम इसका फुल फॉर्म आपको बता दिए। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने ONOT पर एक ड्राफ्ट जारी किया है, जो भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को जो है सभी क्षेत्रों में अनिवार्य बनाती है। तो अभी देखिएगा इस पे ड्राफ्ट लाया गया है, जब ये पूर्ण हो जाएगा तो ये लागू हो जाएगा पूरे देश में। ड्राफ्ट में ये कहा गया है कि देश भर में एकीकृत समय प्रणाली इंटीग्रेटेड टाइम सिस्टम होगा, लागू करना होगा। सभी सरकारी दफ्तर हो गए, निजी दफ्तर हो गए, मतलब ऑफिस हो गए, संस्थानों में जो है भारतीय मानक समय के अनुसार समय को समकालीन यानी टाइम सिंक्रोनाइज करके जो है उसको टाइम सिंक्रोनाइज किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस ड्राफ्ट में ये कहा गया है। इसमें देखिएगा, ये नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के सहयोग से माइक्रो सेकंड तक की सटीकता से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है प्रसारित किया जाएगा।
तो मतलब ये देखिएगा माइक्रो सेकंड मतलब पूरा एग्जैक्ट टाइम आपका जो है बराबर होगा पूरे देश में, तो वो आपको जो है ये शुरू किया जाएगा। अभी आपको पता है ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से होके जाता है, जो भारत को 2 भागों में बांटता है। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम अगर मान लीजिए ऐसे आ रहा, तो ऐसे आपको बताया ना इलाहाबाद के नैनी से जाता है, तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है कि ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ये कितने राज्यों से होके जाता है। तो आपको बताना पहला क्वेश्चन 5 राज्यों से। कौन कौन से 5 राज्य हैं, वो ऊपर से नीचे आएंगे। तो यहाँ पहला उत्तर प्रदेश पड़ेगा, उसके नीचे जाएंगे मध्य प्रदेश पड़ेगा, उसके नीचे जाएंगे छत्तीसगढ़ पड़ेगा, उसके नीचे आपका जो उड़ीसा पड़ेगा, उसके नीचे आपका आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्यों से होकर के ये टाइम जाता है, आपको ध्यान रखना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है, आपको इसलिए जो ध्यान रखना है। अगला है, चर्चा में रहा नामदफा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो नामदफा टाइगर रिजर्व कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अभी चर्चा में क्यों है अभी बता देंगे आपको। तो पहले आप बताइए कि किस राज्य में स्थित है, आप जो है कमेंट करके बताइए। विकल्प में है असम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। सही उत्तर आपका रहेगा अरुणाचल प्रदेश में ये जो है स्थित है। तो ध्यान रखना है, आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इससे। तो क्यों न्यूज में है, क्योंकि नामदफा नेशनल पार्क में जो है 12 साल बाद है पहली बार किसी नर हाथी को देखा गया है, उसको डिटेक्ट किया गया है, इसलिए जो है न्यूज में था। मैप में देख लीजिए इसका ये कहाँ है, तो आप यहाँ देखेंगे नामदफा। नामदफा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश, ये आपका मैप है, यहाँ आपका नामदफा नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है, तो ध्यान रखना है। अगला है, चर्चा में रहा कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो कान्हा टाइगर रिजर्व क्यों चर्चा में, अभी आपको बताते हैं, पहले आप बताइए किस राज्य में ये स्थित है। विकल्प में है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। किस राज्य में है आप कमेंट करके बताइए। सही उत्तर आपका रहेगा मध्य प्रदेश में ये स्थित है। कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में कान्हा टाइगर रिजर्व। अब इसका डिटेल्स देख लीजिए। कान्हा टाइगर रिजर्व में जो है 2 वर्षीय बाघनी का मृत्यु हो गया है, मृत पाई गई है, इसके कारण से ये न्यूज में था। तो कान्हा नेशनल पार्क भी वही है जिसमें जो है कान्हा टाइगर रिजर्व बनाया गया है। तो ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय पार्क है, तो ध्यान रखना है। मैप में देख लीजिएगा, तो ये कान्हा नेशनल पार्क आपका यहाँ लोकेशन में अगर देखेंगे तो मध्य प्रदेश में यहाँ है, तो ध्यान रखना है इसको। अगला है, व्यवसायिक कमी सूचकांक यानी ऑक्यूपेशनल शॉर्टेज इंडेक्स किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो ये देखिएगा व्यवसायिक कमी सूचकांक तो किसके द्वारा जो है, या किस मंत्री द्वारा शुरू किया गया है। विकल्प में है मनसुख मांडविया, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारमण। तो किसके द्वारा शुरू करना है आपको बताना है, आप बताइए। सही उत्तर आपका रहेगा मनसुख मांडविया सॉरी, ये आपको ध्यान रखना है, इनके द्वारा ये जो है व्यवसायिक कमी सूचकांक ऑक्यूपेशनल शॉर्टेज इंडेक्स जो है जारी किया गया है। तो मनसुख मांडविया जो श्रम और रोजगार मंत्री हैं, उन्होंने व्यवसायिक कमी सूचकांक OSI और ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया है। तो दोनों आपको ध्यान रखना, ई श्रम पोर्टल भी इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ई श्रम पोर्टल और OCI जो है व्यवसायिक कमी सूचकांक ऑक्यूपेशनल शॉर्टेज इंडेक्स, दोनों के बारे में देख लीजिए क्या इसका काम होगा। तो ई श्रम पोर्टल जो होगा वो औपचारिक श्रमिकों को सरकार की जो कल्याणकारी वेलफेयर स्कीम होता है उससे जो है जोड़ देगा। तो उसपे जो है पूरा व्यवसायिक स्कीम जो होता है, सॉरी कल्याणकारी जो सरकार द्वारा स्कीम होता है पूरा उसपे जो है ई श्रम पोर्टल पे लॉन्च कर दिया गया। श्रमिकों को कैसे उस पर लाभ दिया जा सकता है, औपचारिक श्रमिकों भी वो कैसे लाभ इससे उठा सकते हैं, पूरा उसमें एकत्र कर दिया जाएगा जानकारी, वहां से आप जाकर के लाभ उठा सकते हैं श्रमिक लोग। और OCI क्या होता है, व्यवसायिक शॉर्टेज इंडेक्स। तो इससे जो है क्या होगा, बिजनेस में कार्य करने वालों की मांग और पूर्ति यानी डिमांड क्या है और सप्लाई क्या है, उसके बारे में जो है पता चलेगा, जिससे जो नौकरी चाहने वालों की इसकी जानकारी मिल सकेगी, जिससे क्या होगा, नौकरी चाहने वाले जो है जानकारी मिल सकेगी। क्या होगा कि मतलब जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई मैं किसी चीज का जानकार हूं कि मैं इस चीज में नौकरी कर सकता हूं, इस जॉब कर सकता हूं, तो मैं वहां अपना जा करके हमें क्या है, हमें डिमांड है और पूर्ति कौन करेगा, ये यहाँ पे आपका पता रहेगा कि हाँ इस विभाग में या इस कंपनी में ये जिस चीज का जॉब खाली है तो मैं तुरंत जाके वहां अप्लाई कर दूंगा। तो ये होता है मतलब आसानी हो जाएगी जॉब खोजने में, और जॉब जो है वहां खाली भी नहीं रहेगा ज्यादा समय तक, तो ध्यान रखना है। तो दोस्त आज का करंट अफेयर्स यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा।
अगर कुछ आप इसमें कमी आप देख रहे हो तो निश्चित रूप से बताएंगे, तो इस पे सुधार किया जाएगा। तो मिलते हैं नए सेशन में, तब तक जो है आप पढ़ते रहिएगा और जो क्वेश्चन पूछते हैं उसको बताया करिएगा। तो फिर मिलते हैं नए सेशन में। थैंक यू।